दृष्टि है इसके टुडेज जी के प्रोग्राम में आपका स्वागत है। शुरुआत करते हैं अभ्यास प्रश्न से। तो हमने आपसे पूछा था, निम्नलिखित में से कौन सा देश दुनिया में जूट का सबसे बड़ा उत्पादक है? ए बांग्लादेश, बी भारत, सी ब्राजील या फिर डी चीन। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी भारत। हाल ही में पश्चिम बंगाल में बैरकपुर निर्वाचन क्षेत्र के सांसद ने कपड़ा मंत्री पीयूष गोयल से मुलाकात की और उन्हें जूट किसानों, श्रमिकों और समग्र जूट उद्योग से संबंधित मुद्दों से अवगत कराया। जूट एक रेशेदार पौधा है जिसके रेशे से बोरे, दरी, टाट, रस्सियां, कागज और कपड़े बनाए जाते हैं। भारत विश्व का सबसे बड़ा जूट उत्पादक देश है, इसलिए विकल्प बी सही है। वैश्विक जूट उत्पादन में भारत का योगदान 50% से अधिक है। चलिए अब आज के सेशन के पहले प्रश्न की बारी। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. भारतीय संविधान लाभ के पद को परिभाषित नहीं करता है। 2. संविधान में लाभ के पद का कोई उल्लेख नहीं है। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही है। ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों या फिर डी न तो 1 और न ही 2। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए। हाल ही में चुनाव आयोग ने झारखंड के मुख्यमंत्री को लाभ का पद के मामले में नोटिस जारी किया है। जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 9A के तहत मुख्यमंत्री को सरकारी अनुबंध में प्रवेश करने के लिए अयोग्यता का सामना करना पड़ सकता है। भारत का संविधान लाभ के पद को परिभाषित नहीं करता है, इसलिए कथन 1 सही है। संविधान में इसका उल्लेख अनुच्छेद 102(1) और अनुच्छेद 191(1) के तहत किया गया है, इसलिए कथन 2 सही नहीं है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन से देश ट्यूनीशिया के साथ सीमा साझा करते हैं? 1. मिस्र, 2. अल्जीरिया या फिर 3. लीबिया। दिए गए कूट का इस्तेमाल कर आपको सही उत्तर चुनना है। तो ऑप्शन है ए केवल 1 और 2, बी केवल 2 और 3, सी केवल 1 और 3 या फिर डी 1, 2 और 3। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी। ट्यूनीशियाई राष्ट्रपति ने राजनीतिक संकट को हल करने के लिए राष्ट्रीय संवाद शुरू करने की घोषणा की है, लेकिन इसमें विपक्षी दलों को शामिल नहीं किए जाने से इस पर विवाद हो रहा है। ट्यूनीशिया उत्तरी अफ्रीका का एक देश है। ट्यूनीशिया पश्चिम और दक्षिण पश्चिम में अल्जीरिया से, दक्षिण पूर्व में लीबिया से तथा पूर्व और उत्तर में भूमध्य सागर से घिरा है, इसलिए विकल्प बी सही है। अगला प्रश्न, जीएसटी कलेक्शन में वृद्धि के निम्नलिखित में से कौन से कारण हैं? 1. इकोनॉमिक रिकवरी, 2. कर चोरी रोधी कदम या फिर 3. मुद्रास्फीति। तो आपको कूट का इस्तेमाल कर सही उत्तर चुनना है। आपके ऑप्शंस हैं केवल 1 और 2, बी केवल 2 और 3, सी केवल 1 और 3 या फिर डी 1, 2 और 3। तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन डी। हाल ही में वस्तु और सेवा कर यानी जीएसटी कलेक्शन में रिकॉर्ड बढ़ोतरी दर्ज की गई है। केंद्र के मुताबिक इकोनॉमिक रिकवरी और कर चोरी रोधी कदम जीएसटी राजस्व बढ़ाने में योगदान दे रहे हैं। हालांकि विशेषज्ञों ने मुद्रास्फीति और आयात बढ़ने को जीएसटी संग्रह में रिकॉर्ड बढ़ोतरी का कारण माना है, इसलिए विकल्प डी सही है। आंकड़ों की माने तो जिस महीने मुद्रास्फीति अधिक होती है उस महीने जीएसटी कलेक्शन भी बढ़ जाता है। अगला प्रश्न, अटल न्यू इंडिया चैलेंज निम्नलिखित में से किस संगठन का प्रमुख कार्यक्रम है? ए. नीति आयोग, बी. विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय, सी. रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन या फिर डी. भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन। तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन ए। हाल ही में अटल न्यू इंडिया चैलेंज यानी ANIC के दूसरे संस्करण के प्रथम चरण का शुभारंभ किया गया। अटल न्यू इंडिया चैलेंज अटल इनोवेशन मिशन के तहत नीति आयोग का एक प्रमुख कार्यक्रम है, इसलिए विकल्प ए सही है। इस कार्यक्रम का मकसद उन प्रौद्योगिकी आधारित नवाचारों का समर्थन और पोषण करना है जो राष्ट्रीय और क्षेत्रीय महत्व की चुनौतियों का समाधान करते हैं। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सेमीकंडक्टर का उदाहरण है? ए. सिलिकॉन, 2. जर्मेनियम या फिर 3. गैलियम आर्सेनाइड। कूट का इस्तेमाल कर सही उत्तर चुनना है। ऑप्शंस हैं ए केवल 1 और 2, बी केवल 2 और 3, सी केवल 1 और 3 या फिर डी 1, 2 और 3। तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन डी। सेमीकंडक्टर ऐसी सामग्री होती है जिसकी चालकता कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच होती है। सेमीकंडक्टर डायोड, ट्रांजिस्टर और एकीकृत सर्किट सहित विभिन्न प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के निर्माण में इस्तेमाल होते हैं। इस तरह के उपकरणों को उनकी कॉम्पैक्टनेस, विश्वसनीयता, बिजली दक्षता और कम लागत के कारण व्यापक लोकप्रियता मिली है। सेमीकंडक्टर के कुछ उदाहरण हैं सिलिकॉन, जर्मेनियम, गैलियम आर्सेनाइड, इसलिए विकल्प डी सही है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ।
डेनमार्क के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. डेनमार्क पोलैंड के साथ सीमा द्वारा सीधे यूरोप से जुड़ा हुआ है। 2. ये एक संवैधानिक राजतंत्र है। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही है। विकल्प है ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, या फिर डी ना तो 1 और ना ही 2। तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन बी। डेनमार्क जटलैंड या जेलैंड प्रायद्वीप पर स्थित एक देश है। डेनमार्क प्रायद्वीप के पूर्व में 400 से अधिक द्वीपों का एक द्वीप समूह है। जर्मनी के साथ 68 किलोमीटर की सीमा के साथ डेनमार्क सीधे यूरोप से जुड़ा हुआ है, इसलिए कथन 1 सही नहीं है। डेनमार्क में एक ही समय में लोकतंत्र और राजतंत्र दोनों मौजूद हैं, लेकिन ये एक संवैधानिक राजतंत्र है, इसलिए कथन 2 सही है। इसका मतलब है कि सम्राट की शक्ति संवैधानिक अधिनियम द्वारा सीमित है। अगला प्रश्न, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक के संबंध में निम्नलिखित में से किन देशों की रैंकिंग भारत से बेहतर है? 1 श्रीलंका, 2 पाकिस्तान, 3 म्यांमार, 4 बांग्लादेश, या फिर 5 नेपाल। तो कूट का इस्तेमाल कर आपको सही उत्तर चुनना है। ऑप्शन है ए केवल 1, 2 और 4, बी केवल 1 और 5, सी केवल 4 और 5, या फिर डी केवल 1, 3 और 5। तो इस सवाल का सही जवाब है विकल्प बी। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत की रैंकिंग पिछले साल की तुलना में 142वें स्थान से गिरकर 150वें स्थान पर आ गई है। इस सूचकांक में पाकिस्तान को 197वें, श्रीलंका को 146वें, बांग्लादेश को 162वें और म्यांमार को 176वें स्थान पर रखा गया है। वहीं नेपाल वैश्विक रैंकिंग में 30 अंकों की बढ़त के साथ 76वें स्थान पर पहुंच गया है, इसलिए विकल्प बी सही है। नॉर्वे, डेनमार्क, स्वीडन, एस्टोनिया और फिनलैंड क्रमशः शीर्ष 5 देशों में शामिल हैं। 180 देशों की सूची में उत्तर कोरिया सबसे नीचे रहा। अगला प्रश्न, हाल ही में खबरों में रहा नेट ग्रिड किसके तत्वावधान में संचालित होता है? ए इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, बी रक्षा मंत्रालय, सी गृह मंत्रालय, या फिर डी श्रम मंत्रालय। तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन सी। हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बेंगलुरु में नेशनल इंटेलिजेंस ग्रिड यानी नेट ग्रिड परिसर का उद्घाटन किया है। नेशनल इंटेलिजेंस ग्रिड या नेट ग्रिड आतंकवाद विरोधी उद्देश्य के लिए एक एकीकृत इंटेलिजेंस डेटाबेस संरचना है। ये भारत सरकार के तहत विभिन्न प्रमुख सुरक्षा एजेंसियों के डेटाबेस को जोड़ता है, जिन्हें सुरक्षा एजेंसियों द्वारा आसानी से एक्सेस किया जा सकता है। नेट ग्रिड गृह मंत्रालय के तत्वावधान में संचालित होता है, इसलिए विकल्प सी सही है। अगला प्रश्न, P75I परियोजना निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ए नैनो उपग्रह, बी एंटी नार्कोटिक्स, सी कोविड-19 के टीके, या फिर डी पनडुब्बी। तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन बी। दरअसल हाल ही में फ्रांस के नेवल ग्रुप ने घोषणा की है कि वह नेवी के P75 इंडिया यानी P75I प्रोजेक्ट के लिए बोली नहीं लगाएगा। P75I प्रोजेक्ट डीजल इलेक्ट्रिक पनडुब्बियों का एक वर्ग है जिसे भारतीय नौसेना के लिए बनाया जाना है, इसलिए विकल्प बी सही है। इस परियोजना के तहत भारतीय नौसेना द्वारा 6 पारंपरिक डीजल इलेक्ट्रिक अटैक पनडुब्बियों का अधिग्रहण करने का लक्ष्य रखा गया है। मेक इन इंडिया पहल के तहत सभी 6 पनडुब्बियों का निर्माण भारत में होने की उम्मीद है। अगला प्रश्न, जनसंख्या के अनुसार निम्नलिखित G7 देशों को आरोही क्रम यानी असेंडिंग ऑर्डर में व्यवस्थित कीजिए। 1 फ्रांस, 2 इटली, 3 जर्मनी, 4 जापान, 5 अमेरिका। आपको कूट का इस्तेमाल कर सही जवाब चुनना है। तो ऑप्शंस हैं ए 1 2 3 4 5, बी 3 2 1 4 5, सी 3 2 1 5 4, या फिर डी 2 1 3 4 5। तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन डी। ग्रुप ऑफ 7 या G7 एक अंतर सरकारी राजनीतिक मंच है। ये दुनिया की 7 सबसे बड़ी विकसित और उन्नत अर्थव्यवस्था वाले देशों का समूह है। इसमें कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका शामिल हैं। इनके अलावा यूरोपीय संघ एक गैर गणना सदस्य है। जनसंख्या के अनुसार इस समूह के देशों का आरोही क्रम इस प्रकार है: कनाडा, इटली, फ्रांस, यूनाइटेड किंगडम, जर्मनी और संयुक्त राज्य अमेरिका, इसलिए विकल्प डी सही है। आइए अब नोट करते हैं आज का अभ्यास प्रश्न। भारत में सहायक संधि का व्यापक प्रयोग किसने किया था? ए रॉबर्ट क्लाइव, बी वॉरेन हेस्टिंग्स, सी लॉर्ड कॉर्नवालिस, या फिर डी लॉर्ड वेलेस्ली। तो इस प्रश्न का उत्तर कमेंट सेक्शन में देना मत भूलिएगा। मुलाकात होगी अगले सेशन में, तब तक के लिए
स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद।